नमस्कार दोस्तों। 2 अगस्त 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ई रूपी यूपीआई लॉन्च किया है। तो आज हम देखेंगे ई रूपी यूपीआई क्या है, कैसे काम करेगा और इसकी ज़रूरत क्या थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा यूपीआई था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो यूपीआई था वो आपको सिंपली मोबाइल से पेमेंट करने के चांसेस देता है। मतलब कौन सा भी आप भीम ऐप डाउनलोड कर दीजिए या गूगल पे डाउनलोड कर दीजिए, उस पर आपका आईडी जनरेट कर दीजिए और आप पेमेंट कर सकते हो किसी भी रिटेलर को या फिर किसी भी दुकानदार को आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपको ये पता होगा, ये लॉन्च हुआ था 8 अगस्त 2016 को। तो उसी को एडवांस बना के गवर्नमेंट ने ई रूपी यूपीआई लॉन्च किया है। तो ये ई रूपी क्या होता है? तो ये एक प्रकार का प्रीपेड ई वाउचर है। मतलब जैसे आपके पास अगर कोई करेंसी है 100 रुपये की, तो उसको वैल्यू है 100 रुपये की। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी आपको एक वाउचर देगी या फिर क्यूआर कोड देगी, उसकी भी कुछ वैल्यू होगी। 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, जो भी कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो वैल्यू होगी। तो ये दोनों भी जो ई रूपी यूपीआई है और यूपीआई है, इसे कौन हैंडल करता है या फिर उसे कौन चलाता है? तो एक संस्था आपने पढ़ी होगी, एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो संस्था है इसे आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया था। एक एक्ट आया था 2008 को, उस एक्ट के बाद ही उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनपीसीआई का। इसका हेडक्वार्टर है देखो दोस्तों मुंबई में, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 2008 में। तो एनपीआई एक अच्छी संस्था है, उसको हम बोल सकते हैं अच्छी है, क्योंकि वो जो है पूरा का पूरा रिटेल पेमेंट सिस्टम जो है खुद हैंडल करती है। जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, इसका जो भी पेमेंट होगा वो खुद ही हैंडल करती है। तो हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखेंगे, जैसे कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है एनपीसीआई। तो आप देख सकते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, जिसे यूपीआई बोलते हैं। उसके बाद भीम ऐप जो है वो भी यही हैंडल करते हैं। आईएमपीएस जो है ये भी यही हैंडल करते हैं। उसके बाद जो टोल कलेक्शन का रहता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन, ये भी वही हैंडल करते हैं। फास्टैग वगैरह जो जिसमें हैंडल होता है ना, वही। उसके बाद में आप आधार कार्ड से अंगूठा लगा के पैसा निकाल सकते हो, वो भी यही करता है, उसे एईपीएस बोलते हैं। उसके बाद एनएपीएस है, सीटीएस है। उसके बाद भीम आधार है। उसके बाद नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, वो चेक वाला आइटम होता है ना, आप चेक देते हो और वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई हो जाता है, वो उसे ही एनएसीएच बोलते हैं। उसके बाद रुपी एंड पेमेंट है, रुपए कार्ड जो होता है ना, भारत का है, वही हैंडल करता है एनपीसीआई। तो ये ऐसे काम है जो एनपीसीआई काम करता है ये। तो यूपीआई होने के बावजूद ई रूपी यूपीआई लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जैसे कि आप लोग जानते ही है, भारत में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। आपने कभी भी सुना भी होगा, गवर्नमेंट 100 रुपये की स्कीम लाती है तो गरीब जनता को उसमें के 50 रुपये ही मिलते हैं। तो बीच के 50 रुपये कहाँ गए? तो वो किसी ने खा लिए, कोई बोलता है नेता ने खा लिए, कोई बोलता है किसी अधिकारी ने खा लिए। तो ये जो बीच वाला रिझाव है इसे बंद करना है। तो ये बंद कैसे होगा? तो सरकार ने सोचा, भाई इससे पहले तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे। एक तो सरकार को, सपोज एग्जांपल लीजिए, अगर सरकार को गरीब जनता को आ, खाना खिलाना है, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या थे? एक तो फिर वो खुद किसान मतलब गरीब के पास जाएगी और उनको खाना खिला देगी, नहीं तो फिर गवर्नमेंट उनको सीधा सीधा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगी, उसे हम डीबीटी बोलते हैं। तो ये दो ही ऑप्शन थे, लेकिन उसमें मशीनरी बहुत लगती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था, या फिर बोल सकते हैं हम उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता था वो करने के लिए। तो फिर अभी गवर्नमेंट ने एक नया नाश्ता निकाला है, ढासू आइडिया है ये। तो कैसे? तो जैसे अ, आप एज्यूम कर लो, गवर्नमेंट आपको एक क्यूआर कोड देगी। जैसे भारत सरकार आपको एक 100 रुपये का नोट देता है, सही है, तो उसकी कुछ 100 रुपये वैल्यू है, तो ये क्यूआर कोड आपको देगी। तो इसकी कुछ वैल्यू होगी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, 500 रुपये, 1000 रुपये या 10,000 रुपये। तो हम समझ लेते हैं 10,000 रुपये का नो एक क्यूआर कोड उसने आपको दे दिया गवर्नमेंट ने। तो आप क्या करेंगे? आपको किस काम के लिए वो क्यूआर कोड दिया गया है? अगर आपको वो दिया है फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, मतलब किसानों को जो उर्वरक होता है वो खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने उसको दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होती है उस पर।
तो गवर्नमेंट ने सीधा क्यूआर कोड ही दे दिया कि जा भाई तू दुकान में खुद ही जा और एक ख़रीद ले। तो सरकार ने तो दे दिया, किसान के पास भी आ गया। अगर किसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो सरकार उसको एक एसएमएस ट्रिप करके भेज, मतलब सिंपली एक एसएमएस उसके मोबाइल पे भेज देगी। उस एसएमएस में कुछ कोड होगा, वो कोड की वैल्यू 10,000 रुपये होगी। तो फिर सरकार ने तो इसे दे दिया है पैसा। अब ये यूज़ होगा या नहीं होगा ये तो किसान पे डिपेंड है। अगर किसान अगर किसान वो क्यूआर कोड लेके जाएगा एक किराना दुकान में, या फिर उसको कुछ खाने की चीज़ खरीदनी है तो वो चला गया मॉल में, मॉल वाले से बोलेगा कि देखो भाई मेरे को सरकार ने क्यूआर कोड दिया है, तो आप इसे पैसा काट लीजिए और बचा हुआ मुझे दे दीजिए। तो जैसे ही वो जाएगा तो क्यूआर कोड जो है वो दुकानदार स्कैन करेगा, लेकिन वो स्कैन होगा नहीं, क्योंकि वो मिला था उसको फर्टिलाइज़र ख़रीदने के लिए। मतलब जिस काम के लिए वो दिया है वहीं पे वो यूज़ होगा, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं होगा, वो इनवैलिड दिखा देगा। चलिए इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए एक किसान है जो हल चला रहा है, उसको खेत में डालने के लिए फर्टिलाइज़र चाहिए, उर्वरक चाहिए उसे। तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो भाई इसे हम सब्सिडी ऐसे ना दे के डायरेक्ट क्यूआर कोड देते हैं कि जा भाई तू दुकान में और क्यूआर कोड स्कैन कर ले और अपनी सब्सिडी ले ले। तो वो क्यूआर कोड लेके चला गया। तो किसान ने सोचा कि भाई मुझे तो लगी है भूख, घर में खाना भी नहीं है, तो कुछ खाना खरीद लेते हैं। तो ये जाएगा मॉल में, और मॉल में सामान खरीदने के बाद उसको बताएगा ये क्यूआर कोड है, इसकी वैल्यू 10,000 रुपये है, आप इसमें से निकाल लो। तो जैसे ही मॉल वाला वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो वो डायरेक्ट बता देगा इनवैलिड क्यूआर कोड। तो किसान को तो अभी फिर खाना नहीं मिलेगा, तो फिर अब कैसा? तो दुकानदार उसका सामान वापस ले लेगा और किसान बाहर निकल जाएगा। तो फिर किसान को समझ में आएगा कि भाई ये तो अपने को फर्टिलाइज़र ख़रीदने के लिए दिया है। तो वो जाएगा एक उर्वरक दुकान में, दुकानदार से उर्वरक खरीद लेगा और फिर क्यूआर कोड बताएगा। दुकानदार झट से क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा। जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन होगा वो बोलेगा सक्सेसफुल। तो जैसे दुकानदार को उसका पेमेंट मिल जाएगा, किसान को उर्वरक मिल जाएगा, और ऐसे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना इजी है ये, इतनी इजी सिस्टम अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ये एक अच्छा प्रयास है। इससे जो बीच वाला रिझाव होता था वो बहुत ही कम हो जाएगा अभी इसकी वजह से। तो अभी आप बोलोगे कि ये क्यूआर कोड जनरेट कौन करेगा, इसे कौन देगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बैंक है, अभी नया नया ही है ना यूपीआई, तो इसके लिए कुछ लिमिटेड बैंक दिए हैं, और लिमिटेड ही मिनिस्ट्री है जो इसको मतलब हेल्प करते हैं। या फिर बोल सकते हैं आप कि इसको आप मतलब इशू कर सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, ये 2-3 डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे इसे यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, इंडसलैंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ये सभी जो बैंक है वो क्यूआर कोड इशू कर सकती है। तो ये क्यूआर कोड इशू कैसे कर सकती है? तो इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। आप समझ लो कि भारत सरकार को, वही हमारा पुराना एग्जांपल, किसानों को सब्सिडी देनी है फर्टिलाइज़र के लिए। तो अभी क्या करेगी गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट जाएगी बैंक में, बैंक वाले को बोलेगी देखो भाई हमें किसानों को उर्वरक देना है, उसके लिए सब्सिडी देना है, तो आप हमें क्यूआर कोड दीजिए। तो बैंक क्या करेगी? बैंक जाएंगी एनपीसीआई के पास, जो हमने पहले डिस्कस किया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास। तो नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन 1 सेकंड में क्यूआर कोड जनरेट करेगी, लेकिन क्यूआर कोड एक नहीं होगा, 3 क्यूआर कोड होंगे, तीनों भी एक समान होंगे, मतलब कॉपी होंगे एक दूसरे के, तीनों क्यूआर कोड। तो उसमें का एक क्यूआर कोड तो वो खुद के पास रखेंगी और 2 क्यूआर कोड देगी बैंक को। तो एनपीसीआई एक क्यूआर कोड अपने पास क्यों रखती है? क्योंकि अगर
पेमेंट होने के बाद कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सॉल्व करने के लिए उसके पास भी कुछ होना चाहिए ना सबूत, कि हाँ भाई ये मेरे पास है और इसका पेमेंट क्यों नहीं हुआ, हुआ तो फिर ज़्यादा हुआ कम हुआ, इसके लिए वो खुद के पास लगती है। उसके बाद जो बैंक को दिए हुए 2 क्यूआर कोड है, तो बैंक क्या करती है, एक क्यूआर कोड गवर्नमेंट को देती है और एक क्यूआर कोड जो रहता है वो देती है, वो जो क्यूआर कोड जिस काम के लिए यूज़ होने वाला है, सपोज अभी फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होने वाला है, तो वो इंडिया के जितने भी फर्टिलाइज़र के दुकानदार है उनका जो सिस्टम रहेगा सेल परचेस का, उसके सिस्टम में वो अपलोड कर देंगी। और जो गवर्नमेंट को दिया हुआ एक क्यूआर कोड है वो देगी गवर्नमेंट किसान को। तो अभी 3 जगह 3 क्यूआर कोड है, तो किसान क्या करेगा, वो क्यूआर कोड लेके कोई भी दुकान में जाएगा फर्टिलाइज़र की, वो खरीदेगा और जैसे ही ये क्यूआर कोड वहाँ पे दिखाएगा तो वो क्यूआर कोड और फर्टिलाइज़र के दुकानदार के सिस्टम में जो क्यूआर कोड है वो मैच हो जाएगा। जैसे ये दोनों क्यूआर कोड मैच होंगे, झट से पेमेंट हो जाएगा, डायरेक्ट सब्सिडी दुकानदार को मिल जाएगी। यहीं पे बात ख़त्म। इतना इजी ये काम करेगा, भ्रष्टाचार बहुत कम होगा, ये अच्छी बात है इसकी। अभी नया नया है तो लिमिटेड मिनिस्ट्री है, उसके बाद लिमिटेड बैंक है इशू करने वाले। जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे कुछ साल पहले हमें एटीएम भी पता नहीं था, हम एटीएम भी रुक रुक के डालते थे, अरे यार अंदर चला गया अंदर चला गया, बाहर निकालो बाहर निकालो, तो मतलब टेंशन आता था ना, तकलीफ होती थी, अटक जाएगा तो क्या करेंगे, पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे, हम यूज़ नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही टाइम चला गया, टाइम स्पेंड हो गया तो हमें एटीएम की आदत लग गई। वैसे ही यूपीआई का था, यूपीआई भी हम पहले यूज़ नहीं करते थे, हमारा किसी ने पैसा निकाल लिया तो क्या करेंगे, मतलब टेंशन होता था। तो जैसे ही टाइम गया यूपीआई की हमें अभी आदत हो गई है, वैसे ही ई रुपी यूपीआई की भी आदत हो जाएंगी। और ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव किया है, इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। तो अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा माहिती होगी तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।